उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट बंगाल में, सब जगह अलग-अलग जगह हमने जाके कस्टमर सर्विस पॉइंट खोले। क्योंकि ई-गवर्नेंस के अंदर सरकार चाहती थी जितना रिकॉर्ड डिजिटलाइज़ हो जाए, वो उतना सरकार के लिए मैनेज करना ईज़ी रहेगा। बिकॉज़ पुराने रिकॉर्ड में हमारी जो देश की प्रॉब्लम थी, आज वही हमारी स्ट्रेंथ है। और इससे सरकार को ट्रैकिंग मैकेनिज़्म बहुत मिल गया कि देखने के लिए कि आज अगर एक आदमी ने किसी एक सर्विस के लिए अप्लाई करा, तो अप्लाई करने के कितने दिन के भीतर उसे वो सर्विस मिल पाई। तो उससे मैकेनिज्म, ग्रीवियंस हैंडलिंग बड़ा इजी हो गया और लोगों को कॉन्फिडेंस और बढ़ गया सरकार के ऊपर कि मैं आज जाता हूँ तो मेरे पास ये सारी की सारी चीज़ें सरकार के पास सही सुरक्षित है। तो जब आपने अपनी कंपनी में आके काम शुरू किया, तो कब आपको लगा कि ये पूरा जो अभी तक का पैटर्न चल रहा है, इसको मुझे चेंज करना है? ये पहले से ये माइंडसेट लेके आए थे या काम करते-करते चैलेंजेस आपको दिखे और उसके बाद से आपने उसका सॉल्यूशन खोजा? आज की डेट में आपके लोग कम नहीं होंगे, एआई को आप ऐसे ट्रेन कर देंगे कि आपके पास कॉल हैंडलिंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जी। इसी तरीके से आप ईमेल पे लिखेंगे तो हम ईमेल पे आपको जवाब इमीडिएटली दे पाएंगे, व्हाट्सएप पे लिखेंगे आप व्हाट्सएप पे आपको जवाब इमीडिएटली मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी एआई की जो क्वेरीज है, आंसरिंग है, हैंडलिंग है, ये सब एआई हैंडलिंग से हमारी सर्विस डिलीवरी और बेहतर हो जाएगी। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके पास पैसा तो होता है बट उनको पता नहीं होता है कि उनको उस पैसे को कैसे कैसे यूटिलाइज़ करना यूटिलाइज है? करना है। ठीक है। बैंकिंग भी उनके पास होगी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम जाके पेंशन के अकाउंट के बारे में बताते हैं कि आप पेंशन का अकाउंट खोल लो। इससे आपकी उम्र के हिसाब से जितने एज के आप हैं, सरकार ने स्कीम को बड़ा ब्यूटीफुली डिज़ाइन करा हुआ है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। तो आप उस स्कीम के अंदर अपना पैसा डालते रहे और आपके पैसे बढ़ते रहेंगे। सर स्ट्रेस तो होता है, ऐसा नहीं है स्ट्रेस नहीं होता है। तो सर आपको देख टीम के नहीं आपकी अगर लगता? अच्छी हो ना, हाँ। तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। तो मैं कुछ आप गलत टिप्स दीजिए कि जो लोग इस तरह के फिनटेक फाउंडर हैं या स्टार्टअप फाउंडर हैं, वो इस तरह से मतलब जिस तरह आप स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, कुछ उन्हें भी टिप्स दीजिए कि किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। भारत में स्टार्टअप का अर्थ सिर्फ किसी नए आइडिया पर काम करना ही नहीं है, बल्कि जो हमारे क्लासिक काम करने के तरीके थे, जो ट्रेडिशनल बिजनेस था, उसको एक नया रूप देना, उसको एक नई ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करना, ये भी एक तरीका है। जो तमाम इस तरह के स्टार्टअप फाउंडर हमारे बीच आए हैं, जिन्होंने इसको भी अंजाम दिया है। तो आज हमारे बीच अंकित अग्रवाल हैं। अंकित अग्रवाल एक ऐसे ही फाउंडर हैं, अलंकित लिमिटेड के फाउंडर और एमडी हैं। जी। तो अंकित, आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि ये अलंकित लिमिटेड, इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए। ये कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई है और फिर आपकी कैसे इसमें एंट्री हुई और आपने क्या चेंजेस जी, किए? यहीं बिल्कुल। से हम अपनी बात शुरू करते हैं। सर ये अलंकित लिमिटेड मेरे फादर साहब ने इस्टेब्लिश करी थी हुँ, और मैं इसमें सेकंड जनरेशन हूँ। ये हमने जब काम स्टार्ट करा था 95 में, तो हमने फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर से इसका काम स्टार्ट करा था, जिसके अंदर हम लोग शेयर एंड रजिस्ट्रार एजेंट बनते थे। उसके बाद हम डिपॉजिटरी सर्विसेज के अंदर इसमें आए थे। फिर उसके बाद हमारा इसमें प्रोग्रेशन हुआ था ई गवर्नेंस सर्विसेज के थ्रू, जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन और आज की डेट में जीएसटी, ये सब एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पहले ये पेपर ड्रिवन था, आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर रहे हैं अक्रॉस। अच्छा, तो जब फादर ने ये बिज़नेस एस्टेब्लिश किया था, तो फिज़िकली ये कितना एरिया कवर करता था? दिल्ली एनसीआर या बिल्कुल कैसे? ठीक सवाल है आपका। जब फादर साहब ने स्टार्ट, तो हमने 3 ब्रांचें हुआ करती थी। एक दिल्ली में हेड ऑफिस होता था हमारा, एक जयपुर की ब्रांच थी और एक बरेली की थी, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, मतलब मेरे फादर जहाँ से हैं। अच्छा, आप बरेली को बिलॉन्ग करते बरेली हैं। बिलोंग करते अच्छा, हैं। तो बरेली में कहाँ से? बरेली में सर सिविल लाइन्स एरिया है, वहाँ से। अच्छा, ओके, ठीक है, इस पे हम अलग बात करेंगे क्योंकि बरेली मेरा काम करने की जगह रही क्षेत्र है। है। अच्छा, हाँ, तो काफ़ी साल मैंने वहाँ बिताए हैं। अच्छा, अच्छा। तो एक छोटा लेकिन काफ़ी प्रोग्रेसिव शहर है। बिल्कुल। जी, दिल्ली के करीब होने दि के कारण शायद। जी, जी। तो हमने जी। जब उन्होंने स्टार्ट करा था तो 3 ब्रांचों के माध्यम से स्टार्ट करा था हुँ, हुँ। और फिर दिल्ली में कई सारी लोकल ब्रांचेस खोली थी। हुँ, हुँ। फिर जब हमने पैन का काम की स्टार्टिंग करी थी, तो उसमें हमने अक्रॉस द कंट्री करीबन 25 सेंटर से शुरू में स्टार्ट करा था अच्छा, और वो 25 सेंटर से ग्रेजुअली करते-करते आज की डेट में 10,000 सेंटर तक पहुँच चुके हैं। अच्छा। तो शुरुआत आपने 25 सेंटर से कर दी 25 थी? सेंटर से करी थी। अच्छा। उनको उस टाइम पे ले जाके लोगों का ट्रस्ट जो कंप्यूटर में था बड़ा कम हुआ करता था। हुँ, हुँ, हुँ। उनको सारा फिज़िकल पेपर लगता था, हर चीज़ फिज़िकली होती थी, पेन पेपर लेके लोग बैठते थे और उससे फॉर्म भरते थे, सारी चीज़ें करते थे। तो उस समय से जब हमारे पास फॉर्म्स आते थे किसी भी एक्टिविटी के हों, भले ही वो पैन कार्ड के हों, आधार के हों, पेंशन के हों, उन सब में पहले फ़िज़िकल फॉर्म आके लोग भर के जाते थे। फिर हमारी बैकएंड की टीम उसे स्कैन करती थी, डेटा एंट्री करती थी,
फिर एक क्वालिटी चेक होता था, फिर सरकार के सिस्टम में अपलोड होता था। तो उस सब का समय लगभग 5 से 7 दिन एक एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का रहता था। अच्छा, वो घट के कितना हो गया जब अब सर आपने विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ हुँ, पर जैसे सरकार के साथ हमने काम करा आधार कार्ड में, जो आधार एक बैकबोन बन गया है फिनटेक को आज उठाने के लिए, जो आज हम भारत की बदली हुई रूपरेखा देख रहे हैं। ये सन 2010 में जब आधार कार्ड चालू हुआ था, तो ये उस टाइम की सरकार ने बहुत सोच समझ के कि आगे किस तरीके से ये मार्केट प्रोग्रेस करेगा, फाइनेंशियल मार्केट में कैसे इंक्लूजन बढ़ेगा, शेयर बाज़ार में कैसे काम होगा, पेंशन प्रोडक्ट कैसे बढ़ेंगे, इंश्योरेंस किस तरीके दी जाएगी। तो ये सारा एरर फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए सरकार ने आधार का एक नेशनल आईडी के रूप में अ, अ, सोच हाँ, उत्पत्ति के हिसाब से हाँ, काम करा हाँ, था। हाँ, बिल्कुल। तो जब वो नेशनल आईडी बनी तो बैकबोन बन गया पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को डिलीवर करने के लिए। तो जितनी प्रोग्रेस भारत ने पिछले 25 साल में करी, वो आधार आने के बाद अगले 5 साल में ही हो गई। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर जो एरर का स्कोप वो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया, क्योंकि सरकार सिस्टम से सिस्टम आपस में बात करता है, हुँ, कंसेंट बेस्ड लेयर है। हुँ, तो जब तक आपका कंसेंट नहीं होगा तब तक मैं आपका डेटा यूज़ नहीं कर हुँ, पाऊंगा। हुँ। तो जब आपने कंसेंट दे दिया तो ये कुछ दिनों का जो काम था, ये कुछ मिनटों में आके अच्छा, समेट के रह गया है। अच्छा। तो ये एक बड़ी लीप हुई, बड़ी छलांग हुई जी, और इससे 2 चीज़ें हुई होंगी। आपको इसको स्केल करने में मदद मिली होगी, ना सिर्फ़ सेंटर के ज़रिए, बल्कि जब आप ज़्यादा फ़ास्ट डिलीवरी करेंगे, तो लोग भी आप ज़्यादा मतलब ज़्यादा बिल्कुल। कस्टमर को आप जो है सर्विसेज़ दे बिल्कुल पाएँगे। ठीक कह रहे हैं। हुँ, तो जब ये प्रधानमंत्री ने जन धन योजना लॉन्च करी थी, तो उसमें आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी के ऊपर ये काम करा गया था। हुँ। जन धन, आधार और मोबाइल। तो जब ठीक है। तीनों चीज़ें लिंक हो गई तो लोगों के जो अकाउंट थे, जो लोग आज तक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे या जिनके पास बैंक नहीं पहुँच पाता था, उन सब के पास बैंक पहुँच गया सीएसपी के माध्यम से। अलग-अलग बैंकों ने हमने अलग-अलग बैंकों से जुड़ के यहाँ पर कस्टमर सर्विस पॉइंट खोले भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट बंगाल में, सब जगह अलग-अलग जगह हमने जाके कस्टमर सर्विस पॉइंट खोले। जो गाँव और कस्बे में जाके जब खोले तो वो वहाँ पर बैंक की सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए लोगों को सहूलियत हो गई। इससे बैंक की कॉस्ट बच गई, बिकॉज़ उनको एक ब्रांच नहीं खोलनी पड़ी। हुँ, और हुँ। एक कस्टमर सर्विस पॉइंट में वहाँ जाकर उन लोगों को जिनको अभी तक बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्राप्त थी, वो सारी प्राप्त हो पाई। तो जितना ज़्यादा लोग बैंक के नेट में आते चले गए, इतनी ज़्यादा उनकी सर्विस डिलीवरी फास्ट होती चली गई, बिकॉज़ आधार नंबर दिया, आपने अंगूठा लगाया या फिंगर लगाई और आपका अकाउंट खुल गया। जी। इससे फास्ट अकाउंट दुनिया में मैंने तो कहीं खुलते बिल्कुल, देखा बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। तो तो आपने एक तरह से कह लिया जाए कि जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की और मतलब एक ये मर्जर हो गया ई गवर्नेंस और फिनटेक का जी। और इसने मिलके इस चीज़ को ज़्यादा तेज़ डिलीवरी और आपका फास्ट डिलीवरी कर बिल्कुल दिया। सही जी, सोचना है, जी। क्योंकि ई गवर्नेंस के अंदर सरकार हुँ, चाहती थी जितना रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो जाए, हुँ, वो उतना सरकार के लिए मैनेज करना ईज़ी रहेगा, बिकॉज़ पुराने रिकॉर्ड में हमारी जो देश की प्रॉब्लम थी, आज वही हमारी स्ट्रेंथ है। हुँ, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी उसको मैनेज करना उतना डिफ़िकल्ट था, हमारे फिज़िकल पेपर्स चलते थे, फिज़िकल फाइल चलती थी। आजकल सब चीज़ डिजिटल हो गई। सरकार ने डिजी लॉकर लेके आ गए, उसमें सारे आपके रिकॉर्ड्स ए टू ज़ेड सारे आपके रिकॉर्ड्स उसके अंदर आने लग गए। बिल्कुल। तो आपके सारे आधार से लिंक कर दिए, तो कहीं पे कुछ भी देने से सिर्फ आपने एक नंबर दिया, वो वैलिडेट होके मिल गया सिस्टम के अंदर, तो कोई डेटा का लीकेज नहीं हुआ, कोई लॉस होने की संभावना नहीं हुई कि किसी बिल्डिंग में आग लग गई या कुछ कारण हो गया, हाँ, तो डेटा मेरे लॉस, डॉक्यूमेंट्स ही चले गए सारे डॉक्यूमेंट्स के चले सारे गए, या गवर्नमेंट सेटअप में ही कहीं रखे हुए हैं, वो वहाँ मिल से नहीं रहे चले गए, हैं। बिल्कुल। और इससे सरकार को ट्रैकिंग मैकेनिज्म बहुत मिल गया कि देखने के लिए कि आज अगर एक आदमी ने किसी एक सर्विस के लिए अप्लाई करा, तो अप्लाई करने के कितने दिन के भीतर उसे वो सर्विस मिल पाई। जी। तो उससे मैकेनिज्म, ग्रीवियंस हैंडलिंग बड़ा ईज़ी हो गया और लोगों को कॉन्फिडेंस और बढ़ गया सरकार के ऊपर कि मैं आज जाता हूँ, हुँ। तो मेरे पास ये सारी की सारी चीज़ें सरकार के पास सही सुरक्षित हैं। बिल्कुल। तो एक बार वापस लौटते हैं आपकी जर्नी पे। जब आपने पढ़ाई यहाँ दिल्ली से ही की है? सर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी, अच्छा। उससे पहले मैंने स्कूलिंग कॉलेज करा, फिर सीए करके मैंने कुछ समय आदित्य बिरला में नौकरी करी थी, अच्छा। समझने के लिए कि हुँ। किस तरीके से काम होता है। उसके बाद फिर मैं अपनी कंपनी में आके काम तो चला। जब आपने अपनी कंपनी में आके काम शुरू किया, तो कब आपको लगा कि ये पूरा जो अभी तक का पैटर्न चल रहा है, इसको मुझे चेंज करना है? ये पहले से ये माइंडसेट लेके आए थे या काम करते-करते चैलेंजेज़ आपको दिखे और उसके बाद से आपने उसका सॉल्यूशन खोजा? सर आईटी में ना मेरी रुचि थी शुरू से, हुँ, तो
मेरे पास शायद मेरे फादर साहब ने 96 में मुझे पहला कंप्यूटर दिला दिया था। अच्छा, अच्छा। तो तब से मैंने कंप्यूटर के अंदर मेरा हाथ थोड़ा हाँ, हाँ। भगवान की कृपा से सही था। हुँ। तो मुझे आईटी में विशेष रुचि थी कि किस तरीके से चीज़ों को मैं फास्ट कर पाऊँ और हुँ। एरर फ्री डिलीवर कर पाऊँ। हुँ। तो जैसे धीरे-धीरे हमने चीज़ों को पकड़ा। पहले आरबीआई के बैंकिंग कोड्स आते थे, आईएफएससी कोड। हुँ। तो जब आपके अकाउंट खुलते थे, वो सारी चीज़ें आपको फॉर्म में डेटा एंट्री करनी होती थी। तो आपने कुछ अपना दिमाग लगाया, कुछ सरकार से एपीआईज़ मिली, हुँ। उसके अंदर आपने उसको ऑटोमेट कर दिया कि ये एरर फ्री रह जाए। और एपीआईज़ के माध्यम से जब हमने जाके रेगुलेटर से बात करी, सर्विस प्रोवाइडर से बात करी, तो उन्होंने अपना रेगुलेटर ने अपनी एपीआईज़ खोली। एपीआईज़ खोलने से हमने अपने सिस्टम में इसको इंटीग्रेट करा। हुँ। तो हमेशा से ही ये रुचि रही कि हम किस तरीके से कस्टमर को फास्टर सर्विस डिलीवरी दे पाएँ आईटी के माध्यम से, और वो एरर फ्री भी हो। क्योंकि जब मशीन टू मशीन बात करेगी आपस में, तो एरर होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं अनटिल अनलेस कि सिस्टम फेलियर हो जाए। हुँ। तो उस तरीके से हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहे, और सरकार ने इस चीज़ को बड़े ओपन हार्ट से वेलकम करा कि पहले उन्होंने अपना सिस्टम दिया, फिर उन्होंने भी एक हेडलेस आर्किटेक्चर की तरफ चले गए कि हमने आपको एपीआई दे दी, आप एपीआई को किस तरीके से यूज़ करना चाहते हो और क्या नया प्रोडक्ट बना के इनोवेशन करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। अच्छा, तो मैं उसके बारे में जानना चाह रहा था कि वो कौन-सा समय था या टाइम था जब आपने जाकर अपने फ़ादर से या अपनी फ़ैमिली में बात की कि अब मुझे इस बिज़नेस को अलग तरीके से रन करना है? सर, ये जो ई हुँ। गवर्नेंस का बिजनेस था ना, हुँ। ये बिजनेस टिपिकली ई गवर्नेंस की जो लाइफ साइकिल होती है ना, वो हुँ। कोई भी प्रोजेक्ट की 20 से 22 साल की लाइफ साइकिल होती है। हुँ। 20 से 22 साल की लाइफ साइकिल के बाद आपका 80-90% डेटा सारा हुँ। सिस्टम में आ जाता है। हुँ। उसके बाद ये आगे चीज़ें चेंज होती हुँ। चली जाती हैं। तो जब आधार का एडवेंट होके सरकार ने आधार के ऑथेंटिकेशन के एपीआई देने शुरू कर दिए ना, हुँ। करीबन 2014-15 के करीब, जी। उसके बाद से चीज़ों में चेंजेस आने शुरू हो गए सारे के सारे। तो आपने मतलब अपने यहाँ चेंजेस कैसे लाए? ये सर, मैं जैसे जानना जैसे चाह फॉर रहा हूँ। एग्जांपल हाँ। हमने हुँ। डीमैट अकाउंट जो हम खोलते थे, हुँ। तो उसमें पहले हम पैन कार्ड लेके आते थे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन की एपीआई दे दी। हुँ। तो हम खाली नंबर डाल के ये चेक कर सकते थे कि नंबर गलत है कि सही है। हुँ। तो जो अकाउंट खोलने की प्रक्रिया का एरर हमें 3 दिन के बाद मिलता था, हमें वो विद इन अ क्लिक ऑफ अ बटन मिलने लग तो गया। इसको मैं ऐसे अगर समझना चाहूँ कि आपने स्टेप बाय स्टेप जी, अपनी कंपनी में चेंजेस करने चेंज। शुरू कर जी, दिए जी। और हर जगह आपने टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लिया कि टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेने से जो काम अब तक आप 4 दिनों में करते थे वो अभी 1 घंटे में हो सकता है और इस तरह धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी आप इंटीग्रेट करते गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। हमने पहले एक्सपेरिमेंट अपनी कंपनी के साथ हुँ। करा, हुँ। जहाँ पर हमने अपनी चीज़ों को हुँ। इम्प्रूव करते चले गए, हुँ। सरकार से हुँ। चीज़ों को लेते आते। जब हमने देखा कि इसका बेनिफिट हमको हो रहा है, हुँ। तो हमने ये एपीआईज़ पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दी। हुँ। ऑब्वियसली जब सरकार का अप्रूवल होगा तभी आप वो एपीआईज़ दे सकते हैं लोगों के लिए। तो उससे क्या हुआ, आप एक की प्लेयर बन गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के शेप में, कि जो पहले अभी तक ई गवर्नेंस की कंपनी थी, उसने फिनटेक प्लेटफॉर्म बना के एनेबलमेंट चालू कर दिया टू ऑनबोर्ड मोर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स। जी। तो उससे क्या हुआ कि जो लोगों की प्रक्रिया है, गतिविधियां हैं उसके अराउंड, वो और बढ़ गई। अच्छा, तो 25 सेंटर खोलने का डिसीजन कब हुआ? ये 25 सेंटर खोलने का डिसीजन सर 2004 में। अच्छा। उसके बाद ये और 2010। जो 25 सेंटर खोलने का डिसीजन हुआ, उसके पीछे कोई कुछ ट्रिगर था या कोई यूरेका मूवमेंट था सर कि नहीं हाँ, अब करना ही यूरेका करना है? मूवमेंट ये हाँ। था कि हाँ। उससे पहले जो पैन कार्ड बनते थे, इनकम हुँ। टैक्स डिपार्टमेंट खुद बनाता था। हुँ। तो 2004 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला हुँ। एनएसडीएल को और यूटीआई को कि हुँ। आप आउटसोर्स करके हुँ। ये पैन कार्ड को जो डिपॉजिटरी है वो बनाना शुरू कर दें। अच्छा। तो हमें चूज़ करा गया वाया एनएसडीएल। हुँ। हुँ। तो उस टाइम पे सीबी भावे जी एनएसडीएल के चेयरमैन होते थे, जो बाद में सेबी के चीफ बन के रिटायर हुए। हुँ। हुँ। उन्होंने गाइड करा कि ये एक्टिविटी बहुत शानदार है, और अच्छा। उसके माध्यम से जब उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया, तो हमने हुँ। 25 सेंटर से स्टार्ट करा। आज 10,000 सेंटर पे हम इसको बढ़ा अच्छा। के और आगे लेके जाते हैं। ओके। आप मुझे ये बताइए कि जो 10,000 सेंटर हैं, जी। इनको मैनेज आप कैसे करते हैं? बैकएंड पे कैसे मैनेज करते हैं? फिज़िकली कैसे करते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये 10,000 सेंटर्स है ना, हुँ। ये हमारी बैकबोन है सारी हुँ। सर्विसेज को रेंडर करने हुँ। की। हुँ। इंडिया में जो मॉडल चलता है, हुँ। जिसके अंदर हुँ। कस्टमर के पास जब आप जाते हैं, तो उसको फिजिकल टच बहुत ज़रूरी होता है, हुँ। क्योंकि ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडियन कस्टमर के लिए, कि जब तक वो ट्रस्ट नहीं होगा, हुँ। क्योंकि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन गांव और विलेजेस में है, बिल्कुल। तो जब तक उनको कोई देखेगा नहीं सामने से, उन्होंने डिजिटल देखा नहीं, उन्हें पता ही नहीं है हो क्या और रहा है, ख़ासतौर से फाइनेंस में, जहाँ फाइनेंस में उनको अपना पैसा कहीं करेक्ट इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट डालना करना है। जी। तो
उसके अंदर जब वो हमारे पास आते हैं, वो फिजिकल सेंटर मिलता है, उनको बहुत सपोर्ट मिलता है कि यार एक फिजिकल सेंटर यहाँ पर अवेलेबल है, कल को कुछ चीज़ डिजिटली नहीं चली तो पहले मैं फिजिकल सेंटर पे चला जाऊँगा। तो जो फिजिटल सेंटर्स हैं ये उनका ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा है। तो ये जो सेंटर्स हम मैनेज करते हैं ये टिपिकली हमारे अपने 26 ऑफिस हैं अक्रॉस द कंट्री। वो ये 10,000 सेंटर हमारे किसी 26 ऑफिस में से एक ऑफिस से लिंक्ड रहते हैं। अच्छा। तो ये जिस ऑफिस से लिंक्ड रहते हैं उनको जो भी सपोर्ट चाहिए होती है वहाँ पर रहती है, नंबर 1। नंबर 2, कॉल सेंटर सर्विसेज मल्टीपल लैंग्वेजेस में हमारे पास अवेलेबल है। अगर कस्टमर को या हमारे कॉल सेंटर ये हमारे पार्टनर्स जो हैं इनको सपोर्ट चाहिए रहती है तो ये हमारे पास कॉल सेंटर में फ़ोन करते हैं, हम इनकी परेशानियों का जवाब देते हैं और ये आगे कस्टमर को सॉल्व करके आगे बता देते हैं। थर्ड लेग इसमें होती है कि हमारा जो लोग हैं वो ग्राउंड पे रहते हैं, फीट ऑन द ग्राउंड रहते हैं, जो इन सेंटर्स को विजिट करते रहते हैं हर हफ्ते से 10 दिन के अंदर। अच्छा। तो हम बैक एंड पे रेगुलर बेसिस पे इनकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, कौन सा सेंटर अच्छा कर रहा है, कौन से सेंटर में कौन सा सर्विस अच्छा कर रही है। तो वहाँ पर अगर सर्विस में ड्रॉप है तो हम अपने एजेंट को बोलते हैं भाई आप जाके मालूम करो कि उनको क्या परेशानी आ रही है, क्या दुविधा है, उस परेशानी का इलाज समाधान करते हैं। उस वजह से सारे सेंटर्स हमारे से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और बढ़ते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं। अच्छा, तो क्या ऐसा भी होता है कि हर अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग तरह की स्कीम्स या सर्विसेज डिपेंड करता है कि वहाँ पे किन चीज़ों को लेकर अवेयरनेस है? इस तरह से आप फोकस करते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अच्छा। आप। बिल्कुल ऐसा ही होता है हुँ, क्योंकि हुँ, भारत की जो ज्योग्राफी है वो हुँ, इतनी डाइवर्स है हुँ, और लैंग्वेजेस इतनी डाइवर्स हैं कि हुँ, आप हर कस्टमर को हर बात नहीं बता सकते। हुँ, तो हर जगह एक फ्लेवर होता है हुँ, कि इसमें ये फ्लेवर चल रहा है, इस सर्विस का यहाँ पर ये चल रहा है। तो जो बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट है उसका एक जो कस्टमर सर्विस पॉइंट है जहाँ पे बैंकिंग की सुविधाएँ प्राप्त करते हैं आप, वो एक स्पेसिफिक सेट में प्रोवाइड कर पाते हैं। क्योंकि उनको समझ में आने लग जाता है, उनके आस-पास के लोग वैसा काम कर रहे होते हैं, तो उनको भरोसा बैठता है। उसी तरीके से अगर आप पेंशन की बात करेंगे तो पेंशन सर्विसेज़ के अंदर लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ यार, ये पैसे अगर मैं डाल रहा हूँ तो सरकार मुझे कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन दे रही है। ये पैसा मेरा मार्केट में जा रहा है और ये पैसे से मैं आगे पैसा बना रहा हूँ, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। उसी तरीके से कुछ लोग, जैसे सरकार ने बड़े सारे जो क्रिकेट मैच की हमारी जनता है, हुँ, हुँ, उसमें म्यूचुअल फंड सही है का बहुत ऐड प्रचार हुँ, करती है हुँ, सरकार। हुँ, तो जहाँ पर लोगों को समझ में आता है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जिनके पास थोड़े पैसे सरप्लस हैं, वो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं एसआईपी के माध्यम से या किसी और चीज़ के माध्यम हुँ, से। हुँ, तो इफ़ेक्टिवली उनकी जो ग्रोथ सेविंग्स अलग-अलग तरीके से बढ़ जाती है। तो सेक्शन वाइज़ जहाँ पर स्टेट में जिस चीज़ की अवेयरनेस या विलेज वाइज़ या डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जिस चीज़ की अवेयरनेस वहाँ पर ज़्यादा है, उसके ऊपर वो लोग बेहतर काम कर पाते हैं। अच्छा, तो उदाहरण के लिए जैसे अगर कुछ स्टेट का एग्ज़ाम्पल देना चाहें आप, जैसे मान लीजिए यूपी है, हाँ, तो यूपी में या महाराष्ट्र में डिफरेंट फ़ोकस होगा, वेस्ट बंगाल के जो तो हम ना सेंटर्स हैं वहाँ बिल्कुल ठीक डिफरेंट कह रहे होगा। हैं आप। जी। ऐसे उत्तर प्रदेश में हम लोग काम करते हैं, तो जो डीप उत्तर प्रदेश हुँ, है वहाँ हुँ, पर पहले बिल्कुल बैंकिंग की सुविधाएँ नहीं थी। हुँ, हुँ, तो जो वो बैंकिंग की सुविधाएँ नहीं थी, वहाँ पर लोगों ने पहले उनको बैंकिंग की सुविधाएँ हुँ, प्राप्त कराई। फिर धीरे-धीरे सरकार की जो स्कीम थी पेंशन की और वो सब, उनको वो ऐड कराया। तो धीरे से उनके पास जो सर्विसेज़ अवेलेबल नहीं थी, वो सारी सर्विसेज़ मुहैया कराई। पहले बैंक अकाउंट खोले, फिर इंश्योरेंस कराया, फिर उनकी पेंशन की प्रोडक्ट की सर्विस कराई। इसी तरीके से कई-कई जगह हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े रहते हैं। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके पास पैसा तो होता है बट उनको हुँ। पता नहीं होता है कि उस उनको पैसे इन्वेस्ट को कैसे कैसे यूटिलाइज़ करना यूटिलाइज़ है, करना है। ठीक है। हुँ, बैंकिंग भी उनके पास हुँ, होगी। हुँ, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम जाके पेंशन के अकाउंट के बारे में बताते हैं कि आप हुँ, पेंशन का अकाउंट खोल लो। हुँ, इससे आपकी उम्र के हिसाब से जितने ऐज के आप हैं, सरकार ने स्कीम को बड़ा ब्यूटीफुली डिज़ाइन करा हुआ है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। तो आप उस स्कीम के अंदर अपना पैसा डालते रहें और आपके पैसे बढ़ते रहेंगे। तो आजकल तो व्हाट्सऐप के माध्यम से, ऐप के माध्यम से आपको इमीडिएट पता चलता है कि बाज़ार में आपके फंड का क्या हुआ, जी, क्या चीज़ हुई। जी। तो वो ट्रस्ट का फैक्टर एक डिलीवर हो जाता है उनको। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो पेंशन के अंदर आ जाते हैं। फिर जो थोड़े से और जब उनको ये फैक्टर बैठ जाता है तो और ऐसे लोग उनके पास शेयर बाज़ार में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी आते हैं फिर कि अच्छा। हमारे पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ गई। उन्होंने देखा कि उन्होंने जो पैसा डाला बैंक में पैसा सेफ है। फिर नेक्स्ट स्टेप में उनका इंश्योरेंस और पेंशन का काम हो गया। अभी पैसे सरप्लस है तो कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे? तो जब वो इन्वेस्ट करने आते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में धीरे-धीरे आप देखेंगे कि इसमें आईपीओ में वो पैसा काफ़ी डालते हैं। हुँ, हुँ। उस तरीके से उनका एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज़ होता चला जाता है। नाबार्ड का भी कोई आपके साथ वो रहता है, तालमेल रहता है? नाबार्ड का नहीं, अलग-अलग स्कीम्स के अच्छा, टाइम पे अलग-अलग चीज़ों का अच्छा, चलता रहता अच्छा। और डायरेक्ट कोई है। ऐसा डायरेक्ट नाबार्ड से इन्वॉल्वमेंट इस टाइम नहीं। पे कुछ ओके, नहीं है ओके, हमारा। ठीक, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा है इसको फिनटेक में कन्वर्ट करने के लिए? सर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ना
जब ये चालू हुआ था तब हम इसको 3 पार्ट में अगर डिवाइड करें तो पहला पार्ट था हमारे पास पूरा फिजिकल लेयर थी कि हम सब चीज़ कागज़ पे करते थे। आधार आने के बाद हम सेकंड फेज में आ गए जहाँ पे सब चीज़ डिजिटल होने लग गई। ठीक। अब थर्ड फेज में आने के बाद ये होगा सारा कंसेंट बेस्ड लेयर, क्योंकि आपका फिजिकल से आप आधार डिजिटल में मूव करें, डिजिटल के बाद अब वो कंसेंट देने का माध्यम रह गया, कंसेंट दिया और आपने आपका सारा काम हो गया। जी। तो जो आधार और पैन की एपीआईज और मल्टीपल सर्विसेज की एपीआई सरकार ने ओपन करी, प्राइवेट सेक्टर को पार्टनरशिप्स दी कि आप इस तरीके से सर्विसेज को रेंडर कर सकते हो, बैंक्स को अलाउ कराए सारी चीज़ें करने की, आपको डेबिट कार्ड इंस्टेंटली प्रिंट करने की सुविधा दे दी रुपे कार्ड के माध्यम से, जिससे कि अपना ओन नेटवर्क बड़ा हो पाए। तो उसके बेसिस पे ये सारी की सारी सर्विसेज क्योंकि एपीआई के बेसिस पे मिलनी शुरू हो गई, तो जो फिजिटल स्टोर से उनका डिलीवरी मैकेनिज्म बहुत फास्ट हो गया। क्योंकि पहले वो फिजिकली फॉर्म कलेक्ट करते थे, फॉर्म कलेक्ट करके डिजिटाइज डेटा एंट्री स्कैन करके सारा करते थे, तो जो 5-7 दिन का समय था वो कुछ मिनटों का रह गया। तो वही सेंटर जो पहले महीने में 500 कस्टमर कर पाता था, अब वो महीने में 2000 कस्टमर कर पाता है। अच्छा। क्योंकि वो सेंटर के अंदर हाँ। सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म बेटर हो गया। आपको ये भरोसा हो गया कि मैं सेंटर पे जाऊँगा मेरा काम फटाफट हो जाएगा। तो ये आप इस तरीके समझिए ब्लिंकिट और स्विगी है जिसमें 10 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी मिल रही है। तो आपके अकाउंट्स भी तो इसी स्पीड पे खुल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यही मैं कह रहा था कि आपने मतलब 2 लेवल पे स्केल किया है। एक तो आपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो सेंटर्स बनाए, जी, फिजिकल सेंटर बनाए, वो तो जी, हैं ही, और जो आपके पार्टनर्स हुए, जी, वो हैं। प्लस आपने उस काम को चूँकि प्रोसेस इतना फ़ास्ट कर दिया, तो आप ज़्यादा कस्टमर को अटेंड कर पा रहे हैं, ज़्यादा कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल इससे अच्छा, अब एक बात बताइए, इस समय हर जगह एआई इंटीग्रेट हो रहा है बिज़नेसेस में जितना है, ख़ासतौर से फ़िनटेक में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। डाटा ऑटोमेशन, एआई का इस्तेमाल, आप इसमें किस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं और इसका क्या फ्यूचर है आपके साथ? सर एआई बहुत ही अच्छा टूल है हुँ, यूज़ हुँ। करने के लिए। हुँ। जब हमने फिजिकल डेटा एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ, हम फिजिकल डेटा एंट्री करते थे तो एक आदमी लगता था। हुँ, हुँ। वो बैठ के डेटा एंट्री करता था, फिर हुँ, वो स्कैन करता था। हुँ, तो 3 लोगों का एम्प्लॉयमेंट था। वो हुँ, 3 लोगों का एम्प्लॉयमेंट आज की डेट में वो एआई का टूल के माध्यम से 1 आदमी का रह जाएगा। तो इफ़ेक्टिवली आपकी सर्विस डिलीवरी बढ़ गई, हुँ, क्योंकि आपने एआई को यूज़ करा। हुँ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में एआई ने पीछे से निकाला कि क्या चीज़ नॉन कंप्लायंट है, जो फिज़िकली ह्यूमन से ओवरसाइट से रह सकती है। एआई ने निकाला क्योंकि एआई को तो स्ट्रिक्ट हुँ, गाइडलाइंस मिली हुई हैं हुँ, पीछे हुँ, से हुँ, क्या हुँ। है, और वो उसने सारे एरर्स निकाल के ह्यूमन को दे दिए कि भाई ये सारे एरर्स हैं, इसको आप रेक्टिफाई कर लो। हुँ, तो इफ़ेक्टिवली एआई ने जो काम है उसको ऑटोमेट करके सर्विस डिलीवरी और फास्ट कर दी इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग एरर्स और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। कहीं पे भी रेगुलेटरी में इशू है तो एआई अपना इस्तेमाल करके वी आर एबल टू नर्चर द पूरा सिस्टम। हुँ, फिर अब दूसरा एआई का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप ये रहा, जब आप इंडिया में अलग अलग जगह काम करते हैं तो भाषाएं फ़र्क हैं हर जगह। तो आपके पास जितनी फिजिकल एप्लीकेशन आती है वो सब अलग अलग भाषाओं में आती हैं। तो आपको अलग अलग भाषाओं के लोगों को आइडेंटिफाई करना, ट्रेन करना, लेकर आना, उसका सारा काम एआई ने एक जगह लाके सीमित कर दिया, बिकॉज लैंग्वेज का उसमें कहीं कोई हाँ, रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है बिल्कुल, कि बिल्कुल। कुछ भी कोई भी हुँ, लैंग्वेज समझ सकता है हुँ, एआई हुँ, 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 उस तरीके से। फिर एआई के माध्यम से मेरे को ऐसा लगता है जो हमारे पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका काम और एनहांस हो जाएगा, और उनके पास जो रेपिटेटिव नेचर का काम है ना वो कम होके उनके पास सोचने वाला काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, सेल्स वाला काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि एआई के चलते जो उनको एफिशिएंसीज मिलती चली जाएंगी हुँ, सिस्टम में। हुँ, हम कॉल सेंटर में भी अपनी एआई एनेबलमेंट करते जा रहे हैं, हुँ, जहाँ हुँ, पर हमारे पास हुँ, जो कॉल आंसर हो रही है, पहले आपके पास एक अगर आदमी बैठता था वो 8 घंटे ही काम कर सकता है। हुँ, तो 8 घंटे के लिए अगर वो 24 घंटे कॉल सेंटर चलाना है तो आप 24 घंटे कॉल सेंटर चला के हुँ, आपको 3 लोगों को एम्प्लॉय करना होता था। आज की डेट में आपके लोग कम नहीं होंगे, एआई को आप ऐसे ट्रेन कर देंगे कि आपके पास कॉल हैंडलिंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जी। इसी तरीके से आप ईमेल पे लिखेंगे तो हम ईमेल पे आपको जवाब इमीडिएटली दे पाएँगे। व्हाट्सऐप पे लिखेंगे आप, व्हाट्सऐप पे आपको जवाब इमीडिएटली मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी एआई की जो क्वेरीज़ हैं, आंसरिंग है, हैंडलिंग है, ये सब एआई हैंडलिंग से हमारी सर्विस डिलीवरी और बेहतर हो जाएगी। तो क्या इन फ्यूचर आप इसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं अपने बिल्कुल, बिल्कुल। कंपनी तो को? इससे क्या अच्छा। हो रहा है कि हम ये अडॉप्टेबिलिटी एट द सेम पॉइंट इन टाइम, इसमें इतना हमें ध्यान रखना पड़ेगा जिस भी तरीके से हम एआई बना रहे हैं, हुँ, हुँ, उसमें प्राइवेसी में, डेटा प्राइवेसी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाए। जी। कि डेटा प्राइवेसी इज़ वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी भारत सरकार की, तभी वो डीपीडीपी एक्ट बिल्कुल, आया है, बिल्कुल। व्हिच इज़ इक्विवेलेंट टू वो हुँ, जीडीपीआर जो यूरोप हुँ, वगैरह में हुँ, है। हुँ, तो उसके एक्ट के माध्यम से ही हम पूरी की पूरी
अपने डेटा को सिक्योर करके एआई को यूज़ करके अपनी सर्विस डिलीवरी को बेहतर बढ़ा पाएंगे, अपने पार्टनर्स को और वो दे पाएंगे, सर्विसेज दे पाएंगे और उनकी सर्विस डिलीवरी और एरर फ्री बना पाएंगे। जब आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं तो कुछ दिक्कतें भी आती हैं या किस तरीके से वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं? सर देखिए, गवर्नमेंट के पास विजन होता है कि उनको हम्म, किस तरीके से जाना है, क्या हम्म, करना है। हम्म, तो उसमें 2-3 चीज़ों की परेशानियाँ होती हैं। हम्म, सबसे ज़्यादा कि उनके आइडियाज़ तो बड़े अच्छे होते हैं, हम्म, बट जो उनका ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क होता है कि हम्म, जब तक वो टेंडर लाके उसका प्रोसेस नहीं हो पाता, हम्म, वो समय जो लगता है ना, वो हम्म, समय में सरकार को चीज़ें जल्दी चाहिए होती हैं, बट जो हमारा सिस्टम का डिज़ाइन है, वो इस तरीके से है कि उसमें समय लग ही जाता है। जी। तो वो बियॉन्ड कंट्रोल है मेरे भी और सरकार के भी, क्योंकि प्रोसेस और सिस्टम तो फॉलो करने पड़ेंगे। प्रोसेस इसलिए भी क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, कोई एग्जैक्टली, क्वेश्चन ना उठ जाए, कोई ये बिल्कुल सारी ठीक चीज़ें बात हैं। है। जी। सर कल को आप और मैं भी वहाँ पे हम्म, बैठे होंगे तो हम्म, हमारे से भी सेम सवाल हो बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। तो सरकार हम्म, डायरेक्शन वाइज बिल्कुल ठीक है, बट अगर हम्म, आप इसी चीज़ को कंपेयर करेंगे यूरोप से, हम्म, तो वहाँ पर और इंडिया में इतना डिफरेंस है कि आपको वहाँ पर सैटरडे संडे तो कोई काम करके राजी नहीं है। हम्म, यहाँ पे आप किसी से काम कराइए और फटाफट से आप डिलीवरी करिए, हम्म, डिलीवरी करके सरकार भी खुश, सर्विस प्रोवाइडर भी खुश और आपका हम्म, कस्टमर भी खुश। हम्म, तो वहाँ पे जो अडॉप्टेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है हम्म, और विद इंडिया की आप अगर टेक्नोलॉजी की अडॉप्टेबिलिटी देखेंगे, बहुत डिफरेंट है। हम बाय फार बहुत आगे हैं इन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। अच्छा। आप यूपीआई के अंदर देखिए, फॉर हम्म, एग्जांपल अगर आज की डेट में आप एक हम्म, कस्टमर हैं, आपको पेंशन का खाता खोलना है, हम्म, अगर आप मेरे पास बीसी के कस्टमर जैसे जुड़े हुए हैं, हम्म, तो मैं आपका पेंशन का खाता 3-4 मिनट में खाता खोल दूंगा। आपने अपने फ़ोन में यूपीआई के माध्यम से फटाफट पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। हम्म, अब वहाँ पर आपको एक फ़िज़िकल टोकन आता है चिट्ठी से, हम्म, फिर उसके बाद आपकी बैंकिंग चालू होती है। हम्म, बैंक अपने स्पेस पे काम करता है। विद जब हम यहाँ पर देखते हैं टेक्नोलॉजी के अडॉप्टेबिलिटी की वजह से हम्म। हमारी जो सर्विस लेवल्स हैं, वो बहुत सुपीरियर हैं ग्लोबली। तो वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ आप सबसे ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं? वो जीएसटी है या पेंशन है या छोटे छोटे? सर हम हाँ जी। टिपिकली जहाँ पर भी सरकार को ई गवर्नेंस में हम्म, फाइनेंशियल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, लास्ट माइल डिलीवरी की रिक्वायरमेंट होती हम्म, है, वहाँ पर हम सारे के सारे कस्टमर्स के अंदर लास्ट माइल डिलीवरी कराते हैं। तो वो भले ही मैंने आपको ऐसे बताया, कोई भी ई गवर्नेंस साइकिल में 20-22 साल का प्रोजेक्शन रहता है। जी। तो जैसे पैन कार्ड है, अब पैन कार्ड धीरे धीरे सारा डिजिटल, पहले सारा फिजिकल होता था, अब सारा डिजिटल हो गया। आधार में हमने बहुत एनरोलमेंट्स करी, वो आधार की जो एनरोलमेंट्स हैं वो पहले सारी फिजिकल थी, अब बहुत सारी चीज़ें डिजिटल कर पाते हैं, खाली मोबाइल नंबर चेंज छोड़ के आप मेजॉरिटी चेंजेस डिजिटल कर पाते हैं। उसी तरीके से पेंशन के अकाउंट के अंदर पहले आपको फिजिकल ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ता था, तो ग्राउंड लेवल पे जाके आप काम कर पाते थे, अब आप डिजिटली सारी की सारी एनेबलमेंट कर पाते हैं। तो जहाँ पर भी सरकार का पेनिट्रेशन है, फोकस है, फॉर एग्जांपल अब सरकार बोल रही है मुझे प्रॉपर्टी को डिजिटाइज करना है, हम्म, या उसके ऊपर उसके अंदर एरिया मार्किंग करनी है, हम्म, या मुझे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन चाहिए इसके अंदर फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन चाहिए। हमारा डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन इज अराउंड 3 से 4%। आप अमेरिका का देखेंगे 12 से 14% पार्टिसिपेशन है। तो जो हम 3 से 4% पार्टिसिपेशन पे हैं, वो पार्टिसिपेशन हमको बढ़ाना है, तो हम इसी सर्विसेज के माध्यम से तो बढ़ा पाएंगे। तो बिल्कुल। इफ़ेक्टिवली जितनी जगह हम सर्विसेज रेंडर करते हैं, वो सरकार की नियुक्त पॉलिसीज़ के तहत हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। आपकी सर्विसेज बहुत डाइवर्सिफाइड हैं, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, फिर पेंशन स्कीम्स हो गई और इंश्योरेंस हो गया। इसके अलावा छोटी छोटी सर्विसेज जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा है। तो इतना डाइवर्सिफाई सर्विसेज देने की वजह से आपको दिक्कत तो नहीं होती उसको बैक एंड पे मैनेज करने में? बहुत या बेहतर, कैसे होते, कैसे ये करते बहुत हैं? बेहतरीन सवाल है आपका। हम्म, जो ये सर्विसेज लेवल है ना हमारे, ये हम्म, सर्विस लेवल इसलिए हमारे अच्छे चल पाते हैं हम्म, बिकॉज सारा का सारा पीछे एक सिंगल प्लेटफॉर्म लेयर पे काम करता है। हम्म, तो जो सिंगल प्लेटफॉर्म लेयर है, हमें पता है ये कस्टमर ने हमारे साथ कहाँ कहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये हमको तकलीफ तब आती जब सब सिस्टम अलग अलग साइलोज में काम कर रहे होते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये हाँ, आपने खुद बिल्ड किया खुद है? बिल्ड करा हुआ है हमारा अच्छा। प्लेटफॉर्म, पूरी अच्छा। बैकएंड लेयर हमारी खुद बनी हुई है। जहाँ हम्म, पर सर्विस डिलीवरी, जहाँ पे सरकार को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जानी है, वहाँ पर हम उस सिस्टम को कनेक्ट कर देते हैं अपने सिस्टम को। जहाँ पे सरकार बोलती है नहीं आप मेरा करो, वहाँ पे थोड़ी सी डबल एंट्री होती है। तो इसको हमें थोड़ा आसान भाषा में समझना चाहूँ। मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ, जी मैं आपके साथ जुड़ा आपकी किसी एक सर्विस के साथ, जी और मैं आपके साथ लगातार जुड़ा हूँ। फिर मैंने सर्विस ए ली, कुछ समय बाद बी, सी, डी। आप जी कह रहे हैं कि सारा कुछ जो है मेरे लिए एक्सेसिबल होता है जी एक सिंगल जी प्लेटफॉर्म पे। जी
तो वो कैसे वर्क करता तो है? उसमें ऐसा होता है जब आप पूरी सर्विसेज को रेंडर करते हैं कस्टमर को, तो जो आज की डेट में आपका पेंशन का कस्टमर है, जब वो 60 साल का हो जाता है तो उसको एन्युटी लेनी होती है इंश्योरेंस के अंदर। तो जब वो एन्युटी लेंगे तो इंश्योरेंस के कस्टमर आपके पास एन्युटी के लिए कन्वर्ट हो गए, आपके पास सारा डेटा उसका ऑलरेडी अवेलेबल है, सरकार की स्कीम है कि 60 के बाद उसको एन्युटी लेनी है, तो आपने उसको इंश्योरेंस की तरफ पुश कर दिया। उसी तरीके से जब आपने देखा कि उसका रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, आपने उसका ब्रोकिंग अकाउंट खोल दिया। ब्रोकिंग अकाउंट खोलने के साथ साथ सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल है उसका, बिकॉज सेम कंपनी में वो काम है। तो सेम कंपनी के माध्यम की वजह से ये सारी की सारी लेयर में हमारे को बैकएंड पे विजिबिलिटी रहती है कि कौन कस्टमर हमारे से कौन सी सर्विस के लिए जुड़ा हुआ है। हम अपनी प्रोफाइलिंग बैकएंड पे ऐसे करते हैं कि ये कस्टमर को हम ये सर्विस और बेहतर दे पाएंगे, जिससे कि उसका नफ़ा बेटर हो पाएगा, मुनाफा उसको बेटर हो पाएगा, या उसको जो अवेयरनेस नहीं है वो अवेयरनेस बेटर हो पाएगी। तो हमारे जो बैकएंड लेयर ऑफ शेयरिंग ऑफ डेटा है वो एक्टिविटी बाय एक्टिविटी चलती है। डेटाबेस सारे अलग अलग हैं, बट सरकार ने जो अप्रूवल दे रखे हैं उसके माध्यम से वो आपस में एक दूसरे से बात कर पाते हैं। जी। एक बात बताइए, 25 सेंटर से 10,000 सेंटर करने में आपको कितना वक्त लगा? सर 25 सेंटर से 10,000 सेंटर, पहले 2,000 करने में बहुत समय लगा था। अच्छा। फिर अगले 5,000 करने में उससे कम, और अगले बाकी के करने में और कम अच्छा, समय लगा तो था। आगे की क्या प्लानिंग है? सर ये जो फिजिकल सेंटर्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं, ये फिजिकल सेंटर्स के ऊपर हम और इसी तरीके की सर्विसेज जो हम ऐड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, वो हम और प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि हमको आज की डेट में हमने जब प्रोजेक्ट के अंदर डिलीवरी चालू करी तो कोई एक कॉल सेंटर की सर्विस और बढ़ गई, या हमारे पास सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट और लॉन्च कर दिया, तो उन्हें बोला कि आप यहाँ पर हमारे सेंटर पे जाके एनरोलमेंट कर सकते हैं नरेगा की स्कीम में या किसी और स्कीम में। तो हम वो सारी की सारी सर्विसेज को उन्हीं सेंटर्स के ऊपर ऐड करते रहते हैं। तो बजाय सेंटर को और ज़्यादा बढ़ाने के अभी आपका फोकस होगा उन सेंटर्स को ही और ज़्यादा एनहेंस करना। एनहांस करते रहते ठीक है। हैं, क्योंकि कुछ कुछ सर्विसेज, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ कुछ सर्विसेज निकलती रहती है, तो हमको कंटिन्यूस बेसिस पे उन सर्विसेज को ऐड करते रहना पड़ता है उन सेंटर्स के ऊपर। जैसे जैसे हम उन सर्विसेज को ऐड करते रहते हैं तो वो सेंटर्स की रेलेवेंस बहुत बनी रहती है कि कोई भी चीज़ होगी इन पे जाके मालूम कर लेते हैं, इनके पास सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। बढ़िया। तो अगले 5 या 10 सालों का कोई ब्रॉडर विजन आपके मन में है? सर अभी जिस तरीके से भारत सरकार की सारी स्कीम चल रही थी, जीएसटी का बहुत चल रहा है, इस टाइम जीएसटी में जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ का है ई इनवॉइस के लिए। तो हम इस तरीके का प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, जैसे जैसे सरकार ये 10 करोड़ की स्कीम रिजेम्बलेंस ऑफ द वेस्ट, जहाँ पर आपको एक भी इनवॉइस आप काटते हैं तो आपको ई इनवॉइस ही काटना पड़ता है, तो भारत भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पर सारा का सारा टैक्स कलेक्शन और इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली सरकार के पास चली जाए। तो हम सिस्टम को इस तरीके से इवॉल्व करना चाहते हैं कि जितना भी हमारा जीएसटी रिलेटेड ई इनवॉइसिंग है, ई वे बिल्स है, वो इंस्टेंटेनियसली छोटे बिजनेसेस को बहुत कम दाम में हम वो सर्विस प्रोवाइड करा पाए। क्योंकि बड़े बिजनेसेस में वो कॉस्ट एब्जॉर्ब करना बड़ी बात नहीं होती, बिकॉज वो स्प्रेड हो जाता है बड़े सारे इनवॉइसेस के ऊपर। छोटे बिजनेसेस के ऊपर अगर लार्ज कॉस्ट पड़ती है तो वो कर नहीं पाते। तो कुछ इस तरीके की, जहाँ पर उनके पास कुछ एक इस तरीके की ऐप मिल जाए या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसके ऊपर वो वे बिल इनवॉइस सब जनरेट कर लें, तो उनकी सर्विस और पेनिट्रेशन बेटर हो जाएगा। जी। एक चीज़ और था सवाल मेरे मन में कि आप एक फिनटेक कंपनी हैं, एक नए तौर तरीके, कह लीजिए कि इसको नवाचार एक शब्द बोलते हैं आजकल, उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, नए इनोवेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के साथ, हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर में भी अब बहुत सारे नए इनिशिएटिव तेज़ी से हो रहे हैं, लेकिन आपका नई टेक्नोलॉजी को लेकर एडॉप्टेबिलिटी, और कई बार यहाँ पर जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, या एक सेंस ऑफ ये होता है ना कि नहीं अभी ये चीज़ हम नहीं कर सकते, ये सही नहीं लग रही है, जब भी आप कुछ नया करने जाते हैं हम उसी तरीके से करेंगे जैसे अब तक चलता आ रहा है। तो इस तरह का कभी वो होता है, टकराव होता है? सर ये बिल्कुल रहता है तनाव सरकार के साथ, बिकॉज क्या होता है, धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हो तो इनहेरेंट फियर्स होते हैं कि कहीं डेटा लीकेज तो नहीं हो जाएगा, मेरा डेटा सेफ है नहीं है, या आपके पास क्या सिस्टम्स है, क्या मैकेनिज्म्स हैं। तो जब सरकार कंप्लायंस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग करती है ना, वो उतना ही अच्छा रहता है हमारे लिए
कि हम अपने सिस्टम्स को उतना स्ट्रांग बनाते चले जाते हैं, और जितना हम अपने सिस्टम्स को स्ट्रांग बनाते चले जाते हैं उतना उनको कंफर्ट आता है सरकार को कि इनका रेगुलेटरी भी ठीक है, कंप्लायंस भी ठीक है, तो हमारा ट्रस्ट फैक्टर सरकार के साथ ही बढ़ता चला जाता है। तो जब हम कोई सजेशन सरकार को देते हैं कि आप इस टेक्नोलॉजी को ऐसे कर लो, शुरू में ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि बिल्कुल एकदम वो मेरी बात मान लेते हैं, जो मैं कहता हूँ कह लेते हैं, नहीं, दे विल, वो सोचते हैं, उस पर गहन करते हैं, विचार करते हैं, एंड दे विल कम बैक एंड दे विल गिव अस वेरी गुड इनपुट समटाइम्स, तो कि हमको बड़ा अच्छा लगता है कि ये पॉइंट हमने शायद मिस हो गया हमसे देखने में। और वो भी प्रैक्टिकली वैलिडेट कर पाते होंगे। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने भी कुछ चेंजेस किए, चाहे वो टेक्नोलॉजी में चेंज किया, चाहे उन्होंने बैकएंड पे कुछ सिस्टम को ज़्यादा फास्ट या पारदर्शी बनाया, तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तुरंत मिल जाता होगा अगर बिल्कुल। आप उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सर हम भी जो जी। सजेशन सरकार को देते हैं कि भाई ये वाले इसके अंदर हमें आप ABC चीज़ दे रहे हो, D चीज़ और दे दो मेरे को। जी। तो वो D चीज़ और देने से जब वो देखते हैं कि हाँ इन्होंने जो मांगा मेरे से उसकी डिलीवरी आने लग जाती है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है और इमीडिएट अडॉप्शन हो जाता है टेक्नोलॉजी का वहाँ पर। जी। तो यूज़ केस सरकार के सामने रखा रहता है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने बना दिया और कोई यूज़ करने के लिए नहीं है। ठीक। तो यूज़ केस से उनको कंफर्ट फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। तो सुझाव से ही मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि अगर आपको गवर्नमेंट को सुझाना हो कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी को कैसे तेज किया जाए, तो क्या हो सकता है? सर बहुत ही रेलेवेंट सवाल है आपका ये। हम्म। अभी क्या होता है, एक ना मल्टीपल, जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट होता है। सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट क्या होता है, ये रियल एनवायरनमेंट को स्टिमुलेट करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो रियल एनवायरनमेंट में क्या रिजल्ट होंगे। ठीक है। तो जो हमारे मल्टीपल रेगुलेटर्स है, अगर मेरा एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे मैं म्यूचुअल फंड बेचना चाहूँ, पेंशन करना चाहूँ, या मैं बैंक अकाउंट खोलना चाहूँ, या इंश्योरेंस करना चाहूँ, तो मुझे 4 अलग-अलग रेगुलेटर्स के पास जाना पड़ेगा। सेबी के पास अलग, RBI के पास अलग, PFRDA के पास अलग, IRDA के पास अलग। अगर चारों या जितने रेगुलेटर्स हैं, उनका एक यूनिफाइड सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट मिल जाए, तो वो यूनिफाइड सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में सरकार के अप्रूवल बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो इससे जो आपस में रेगुलेटर्स के बीच बीच में जो बातचीत है, उनका टेक एनेबलमेंट है, वो इतना क्विक हो जाएगा कि कस्टमर सर्विस डिलीवरी और फास्ट हो जाएगी और इंटर ऑपरेटेबिलिटी बढ़ जाएगी। जी। तो इसको करने से, ये मैंने विश्व में तो कहीं देखा नहीं है, बट अगर ये मेरा सजेशन है, जिससे कि हम प्रैक्टिकल जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी यूनिक है, तो उसका सोल्यूशन भी यूनिक ही होगा। तो जो हमारी परेशानी है उसका समाधान, मुझे लगता है कि अगर एक रेगुलेटरी स्टैंडबॉक्स मिल जाए विच इज़ इक्विवेलेंट फॉर ऑल, तो बहुत जल्दी से इंटरकनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाएगी सबके अंदर। ओके। तो ये सुझाव क्या आपने कभी ऐसी जगहों पर जहाँ भी मतलब डिसीजन पॉइंट पे कोई बैठा हुआ है या डायरेक्ट गवर्नमेंट को आपने सर सोचा है परेशानी भेजने से को? माध्यम ये आता है कि आप किसी एक रेगुलेटर सब एक जगह नहीं मिल पाते हैं हाँ, आपको। ये समस्या है। ये बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप ये उनको हाँ, कम्युनिकेट नहीं कर हाँ, पाते हैं। हाँ। तो जब अब ये प्लेटफॉर्म मेरे को लगा उसके लिए अप्रोप्रिएट है कि बिल्कुल, मैं यहाँ पे बिल्कुल। बता सकता हाँ, हूँ। पॉलिसी लेवल पे कोई बड़ा चेंज जब गवर्नमेंट करना चाहे, तो इस तरह की रिकमेंडेशंस वहाँ पे दी काम आ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, ये चीज़ तो है। उम्मीद है कि ये बात थोड़ी और आगे जाएगी और उन लोगों तक जाएगी, जो इस तरह के पॉलिसी डिसीजन में बिल्कुल उस भूमिका में, निर्णायक भूमिका में हैं, और शायद इसको और आगे बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो सके। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा अभी जो आपका बिज़नेस जिस तरह से ग्रो कर रहा है, सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको संभावनाएँ दिख रही हैं इन फ्यूचर? मेबी वो टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ हैं, या गाँव हैं, या मेट्रोज़ हैं, कहाँ पर आप सबसे ज़्यादा सर इसको जो है टियर विस्तार देख 2 रहे हैं? टियर 3 सिटीज़ में अभी हुँ। पेनिट्रेशन कम है। हुँ। टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में अडॉप्शन ज़्यादा है। हुँ। वहाँ पर लोगों को समझ में आ गया कैसे काम है। हुँ। टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में पहुँचना मुश्किल है, हुँ। इसलिए वो जो फिजिकल स्टोर का मॉडल है हुँ। वो बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। ठीक है। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगले 5 साल 10 साल में मे बी वो फिजिकल स्टोर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी वहाँ हुँ। पर। हुँ। बट आपको ट्रस्ट बनाने के लिए टियर 3 टियर 4 सिटीज़ के अंदर जितना आप पेनिट्रेशन करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो तो हमारा भविष्य कहाँ है? आपका फ़ोकस उधर ही है मेरा क्या? टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में ज़्यादा अच्छा। फोकस है, जहाँ पर जी। हम अच्छे से लोगों को अंदर घुस के सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएँ। जी। तो इसमें जो सबसे बड़ी बाधा आती है, जो हमारी बातचीत में कई बार आया, माइंडसेट। माइंडसेट, फ़ियर, नई डिजिटल टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में हिचकिचाहट। तो ये चेंज करने, इसको कैसे चेंज किया जाए? सर जो टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में आपने बहुत ही हुँ। बेहतरीन सवाल पूछा कि वहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर माइंडसेट का इशू रहता है। हुँ। हुँ। वो बिल्कुल है, बिकॉज़ आज तक उनके साथ उनको ट्रस्ट का हमेशा ही डेफ़िसिट रहा है। हुँ। हुँ। तो जब आप जाके उनको बैंक के साथ सामने बैठते हैं या रेगुलेटर आपके साथ मिलके काम करता है, हुँ। तो उन लोगों को ट्रस्ट बैठता है, हाँ सरकार की तरफ से कोई मेरे पास आया है।
मैं ये नहीं कहूँगा कि हमको बिल्कुल परेशानी नहीं होती, हम वहाँ जाते हैं, हमको भी बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। धीरे-धीरे जब एक गाँव को देख के जो दूसरा गाँव होता है, वो देखता है यार उस गाँव में सारी चीज़ें की अडॉप्टेबिलिटी हो गई और ये आगे बढ़ गए। तो उनको कम्फ़र्ट आता है, कॉन्फिडेंस आता है और ये काम आगे चलता रहता है। तो ये ओवरनाइट चेंज नहीं हो जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेसिव चेंज है जिसको आने में समय लगेगा, बदलाव लगेगा, बट सरकार के इनिशिएटिव्स के थ्रू ये फैक्टर और बेटर होता चला जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट डिलीवरी आ जाएगी। तो एट टियर 3 टियर 4 सिटीज़ सरकार जितनी अवेयरनेस क्रिएट करेगी, उतना लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर। आपके साथ जो लोग मिलके काम करते हैं, जो सेंटर्स हैं, उनको भी आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं और उस ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने वाले भी आपकी टीम के लोग होते हैं। जी। उन्हें भी कहीं न कहीं से एक अलग से ट्रेनिंग दी जाती होगी जिससे कि वो उस सही तरीके से उनको एजुकेट कर सकें, जिससे कि आगे वो कस्टमर तक जा सकें। इस पूरे प्रोसेस को कैसे आप मैनेज करते हैं? सर हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है ना ट्रेनिंग के लिए वो क्योंकि हम अलग-अलग रेगुलेटर्स, अलग-अलग प्रिंसिपल्स के साथ काम करते हैं, तो हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेन द ट्रेनर मॉडल पे काम करते हैं। ठीक है। तो जो ट्रेनिंग हमें विभिन्न रेगुलेटर्स या प्रिंसिपल्स से मिलती है, उसमें हम अपनी टीम के ऊपर उनको ट्रेन करते हैं। फिर उनके हम रीजनल लैंग्वेजेस में वीडियोस बनाते हैं, जिससे कि वो वीडियोस के माध्यम से हम अपने ऑन ग्राउंड स्टाफ को ट्रेन कर पाएँ। ठीक है। तो ऑन ग्राउंड स्टाफ को वो वीडियोस जो है वो वीडियोस हमारे पास हमारे जो कस्टमर जो हमारे पार्टनर्स रहते हैं, वो पार्टनर्स उन वीडियोस को देखते हैं और उनके जो सवाल होते हैं जो हमने अपने लोगों को ट्रेन करा होता है, वो उस बेसिस पे वो लोग सवालों का जवाब दे पाते हैं और ट्रेनिंग को और बेटर कर पाते हैं। तो उससे हमें फीडबैक ये मिलता है कि वीडियो में क्या रह गया है, क्या चीज़ नहीं कवर करी है। तो रेगुलर बेसिस पे हम लोग उन वीडियोस को अपडेट करते तो हैं। एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वन ये टाइम प्रोसेस नहीं नहीं, है। वो लगातार चेंज होता रहता है, नए चैलेंजेस आए तो वीडियो को आपने मॉडिफाई किया या ट्रेनिंग मॉड्यूल को चेंज कर दिया, इस तरह जी, से रहता क्योंकि है। जब अच्छा। भी रेगुलेशन चेंज होंगी सर मेरे को अपने लोगों को बताना पड़ेगा कि ये रेगुलेशन में चेंज है। अब पहले आपको ए डॉक्यूमेंट लेना था, अब ए नहीं बी लेना है। तो वो जब तक मैं उन्हें बताऊंगा नहीं, उन्हें पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत रेगुलर भी होना चाहिए। तो उससे टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल बना रहता है कि भाई क्या चीज़ें हमें बात करनी है, क्या बोलना है, कैसे करना है और चेंजेस जो आ रहे हैं उनकी अडॉप्टेबिलिटी भी ईज़ी हो जाती है सर। तो मुझे क्या लगता है कि जो आपने बताया, एक तो ये पूरा का पूरा मॉडल, इसके 2 हिस्से हो गए। एक तो वो लोग जो ग्राउंड पर हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स को डील कर रहे हैं। दूसरा मुझे लगता है एक बहुत बड़ी टीम वो होगी जो रेगुलर ट्रैकिंग कर रही होगी इन तमाम चीज़ों की। आपने जैसे अभी हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने कहा कि हमें डेली ट्रैक करना होता है, अदरवाइज़ बहुत देर हो जाएगी अगर मैं वीक के एंड में या मंथ के एंड में कुछ देखूँगा कि कहाँ पे मुझे मेरा बिज़नेस डाउन हो रहा है या कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि एक रेगुलर मॉनिटरिंग का प्रोसेस हो गया, प्लस आपने बताया कि जो नए रेगुलेशंस आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेके बार-बार जो है अपने जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनसे भी लगातार इंटरैक्ट करते रहना। ये कैसे मैनेज होता है? क्या बैकएंड पे जो टीम है ये इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि उसमें आपका डेटा की सिक्योरिटी भी काम कर रही है, मतलब वो भी इम्पोर्टेंट है। उस पूरे डेटा का एनालिसिस और तुरंत एक्शन लेना, प्लस ये सारी चीज़ें जो ऑन ग्राउंड एक पूरे प्रोसेस से जुड़ी हुई हैं। जी। तो ये कैसे होता है सर आपके यहाँ? इसमें जो हमारी बैकएंड की टीम रहती है उसको हम एआई की काफ़ी मदद लेते हैं उसके अंदर। तो हमने उसमें सेट पैटर्न बना रखे हैं जो हम सीखते रहते हैं और उसको इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं कि अभी ये है, कल को कोई चेंजेस आए तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर तो क्या आपने होगा। खुद का अपना मॉडल बिल्ड खुद का करवाया है? हमने अपना ठीक बना है, रखा है जिसमें ठीक हमने है। इनेबलमेंट करके डेली बेसिस पे हम ट्रैक कर पाते हैं कौन सा सेंटर नफ़े में है, कौन सा नुकसान में है, कहाँ पर सर्विस नहीं हुई। अगर 2 दिन नहीं हुई तो हमारी टीम उन्हें कॉल करती है, भाई कोई परेशानी तो नहीं है, हो सकता है कोई बीमार हो, कुछ हो या उसको समझ नहीं आया, उसने बंद कर दिया हो। तो इस तरीके का मैकेनिज़्म अगर सपोज़ मैं महीने के बाद उसको फ़ोन करूँगा तो वो तो आदमी का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये रेगुलर मैकेनिज़्म और मॉनिटरिंग अगर ट्रेनिंग का नहीं रहेगा, सॉरी मॉनिटरिंग का नहीं रहेगा, तो उस समय पे हमें बड़ी तकलीफ़ हो जाती है कि हम उसको किस तरीके से हैंडल कर पाएँगे। तो बैकएंड पे डेटा एमएल, एआई इन सब का यूज़ करके हम लोग इफ़ेक्टिवली रेगुलर बेसिस पे उनको ट्रैक करते हैं, मॉनिटर करते हैं। जो ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग रहती है वो ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग सर हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी बिजनेस का लूप तब कंप्लीट होता है आपको फीडबैक मिलता है और फीडबैक मिलके आप करेक्शन करते चले जाते हो। तो जो ग्राउंड टीम हमारी है उसके पास जब तक फीडबैक हमें मिलता है और फीडबैक मिलके हम उसको यूज़ करके सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं, तभी तो कस्टमर आपके पास बैठा रहता है। नहीं तो मेरे को एप्लीकेशन को रेगुलर बेसिस पर अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, कोई इशू आ रहे हैं या नई कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है,
उसके क्योंकि आप डेली नए लोगों से मिलते हो, क्योंकि आपको रिपीट कस्टमर दूसरी सर्विस के लिए होगा, सेम सर्विस के लिए रिपीट कस्टमर नहीं होगा। तो जो रिपीट कस्टमर नहीं है, आपके पास हर रोज़ एक नई तरीके की परेशानी या समस्या आएगी, जिसको सुलझाने में मज़ा ही बड़ा आता है कि रोज़ आपके पास नए चैलेंजेस होते हैं, नए तरीके से उसको सॉल्व करना होता है। तो वो टीम बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है, ये टीम बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। जो डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी रहती है, वो सारा का सारा बैकएंड पे कॉन्फिडेंशियलिटी मॉनिटरिंग मेंटेन होती है। इसलिए इसका जितना डेटा है वो सारा हमारे पास इन हाउस है। हमने इसे कहीं बाहर नहीं रखा हुआ है, क्योंकि सरकार का डेटा और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं कि इतने समय में डेटा को पर्च कर देना है, इतने समय में डेटा को हटा देना है, वो बड़ी डिलिजेंटली फॉलो करते हैं हम लोग, कि जिससे कि डेटा कहीं इधर-उधर लीक ना हो। जी, जी, ठीक है। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, वो ये है कि आपने जैसे सब कुछ एक कह लीजिए कि इसको एक फ़िनटेक कंपनी में बदला, तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया, डिजिटल किया सबको। जो कस्टमर से आपका इंटरेक्शन है, वो अभी तक हमने जो समझा है, वो आपके लोग डायरेक्ट कस्टमर से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन क्या इसके लिए भी अपने सर्विसेज़ को मार्केट करने के लिए भी आपने कुछ सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म या कोई ऐप या कोई वेबसाइट चुनी हुई है? सर, इसमें जी। जो हम मार्केटिंग करते हैं अपने हुँ, जो हुँ, कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए, हुँ, हम अपने कस्टमर्स को रीच करते हैं हमारे पार्टनर्स के थ्रू। जी। तो जितने हमारे पार्टनर्स रहते हैं वो कस्टमर्स के पास जाकर उनको रेंडर करते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, तो जो कस्टमर की हमारे पार्टनर्स की कम्युनिटी है, हुँ, वो पार्टनर्स की कम्युनिटी में हमको अलग अलग जगह रेफरेंसेस मिलते हैं। हुँ, तो जैसे हमने सपोज़ अखबार के माध्यम से ऐड निकाले हुँ, कि हमको हुँ, यहाँ पर लोग हुँ, चाहिए काम हुँ, करने के लिए, या उस एरिया में कौन सा सोशल मीडिया प्रेवलेंट है उसके ऊपर करते हैं, उन चैनल्स के ऊपर करते हैं जहाँ पर जो रीजनल कैपेबिलिटीज़ हैं। हुँ, हुँ। बिकॉज़ हम नेशनली प्रमोट नहीं करते, हमारा जो फ़ोकस है वो टियर 3 टियर 4 ऑडियंस का है। हाँ, तो अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो तो मे वहाँ बी पे वो दूसरी पहुँचेगा ही भाषाओं के नहीं। लोग नहीं उस तरह से हाँ, पहुँच पाएँगे आप वो तक। पहुँच ही नहीं ठीक है, पाएगा। तो ठीक है। हमको लोकल लैंग्वेज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम अच्छा। लोकल लैंग्वेज के माध्यम से हुँ, उनके पास तक पहुँचे, उनको अपनी सर्विसेज़ के बारे में बताएँ, वन टू हुँ, वन इंटरैक्शन करें। तो एक हुँ। सोशल मीडिया का चैनल हो गया। दूसरा, हम लोग सेमिनार्स करते रहते हैं रेगुलर बेसिस में। अच्छा। तो वो जो रेगुलर बेसिस पे सेमिनार करते हैं, जहाँ पर हम एनकरेज करते हैं वो सारे जो हमारे पार्टनर्स हैं वो आएँ और फ्रेश और लोगों को लेके आएँ, कि जिनको हम पार्टनर्स बना के उनको उस तरीके से आगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएँ उस लेवल पे। तो अच्छा। जब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो तो आपको दिल में बड़ा एक सुकून होता है कि हाँ, आपने इतने लोगों के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी हुँ, और वो हुँ, आज की डेट में हुँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है अपनी आमदनी के हुँ, लिए। हुँ, हुँ। तो सेमिनार्स हो गए, फिर आपके इस तरीके के इवेंट्स हो गए, फिर जो लोकल वहाँ पर मीडिया कनेक्ट होता है, जैसे आप टिपिकली देखेंगे तो नुक्कड़ नाटिका, हुँ, हुँ। मुनादी के तरीके हुँ, से, हुँ, हुँ, वो हुँ। उस लेवल पे टियर 3 टियर 4 अच्छा, सिटीज़ हैं। इस लेवल पे आप जाकर आपका पेनिट्रेशन होता जी, है और आप तो कस्टमर्स को डील करते करेक्ट, हैं। ओके। तो उस तरीके से हम लोग जब हुँ। पहुँचते हैं उनके पास, तो हम उस चीज़ को बेटर कर पाते हैं। अच्छा, अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है फिर इसके लिए भी आपके पास एक विंग होगी, जो इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़, तो रेगुलर सेमिनार बेसिस पे बिल्कुल जी, करती रहती होगी। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। ये आप जैसे बातचीत में बहुत कूल लग रहे हैं और शुरू से ही लगे। तो इतनी सारी चीज़ें आप मैनेज करते हैं, कभी आपको वो स्ट्रेस नहीं होता? सर, स्ट्रेस तो होता है, ऐसा तो नहीं है अच्छा, स्ट्रेस अच्छा, नहीं अच्छा। होता है। तो सर, आपको देख टीम के नहीं आपकी अगर लगता? अच्छी हो ना, हाँ, हाँ। तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। अच्छा, तो मैं कुछ आप गलत टिप्स दीजिए कि जो लोग इस तरह के फ़िनटेक फाउंडर हैं या स्टार्टअप फाउंडर हैं, वो इस तरह से मतलब जिस तरह आप स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, कुछ उन्हें भी टिप्स दीजिए कि किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए? सर देखिए, आज के हाँ, फिनटेक फाउंडर्स को ना, हुँ, लोगों का ऑब्जेक्टिव रहता है, जो हुँ, मैंने जितने लोगों से इंटरेक्ट करा, हुँ, फिनटेक फाउंडर्स का ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं कंपनी बनाऊं और इसको वैल्यूएशन निकाल के बेच दूं। हुँ, वो ग्रो करने का पैशन जब तक नहीं होगा ना, हुँ, कोई आपको अच्छी वैल्यूएशन नहीं देगा। हुँ, आपका ऑब्जेक्टिव ही अगर ये रहेगा कि मैं बनाऊं और इसको बेच दूं, तो आप सारा टाइम इसी में रहोगे कि मैं एक का 100 कैसे करूं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो अपनापन नहीं हो जाएगा, उस अपनापन प्रोडक्ट जब से आपका करेक्ट, नहीं जब तक होगा, आप उसको कनेक्शन नहीं पैशन होगा, से ग्रो नहीं बिल्कुल। करेंगे, हुँ, परसिस्टेंसी नहीं रहेगी। हुँ, सर, फेलियर तो सबको फेस करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग फेलियर फेस नहीं करते। हम भी 10 चीज़ें ट्राई करते हैं, 9 में फेल हो जाता है, 10वीं चीज़ चल जाती है। तो वो जो 9 बारी फेल हुआ उसके बाद हताश होके तो नहीं काम चलेगा। तो जितनी बारी आप रेगुलरली डिलीवर करते रहोगे, हुँ, हुँ, कंटिन्यूअसली, हुँ। सर सक्सेस झक मार के आ जाएगा। तो इसका मतलब जो अभी हमारा सवाल था कि जो एसोसिएशन है अपने प्रोडक्ट से, अपने काम से, वही सबसे ज़्यादा आपको फ्री रखता है तमाम तरह की परेशानियों से या बाधाओं से उभरने का एक जी, सर उसमें वो रोज़ आधार बनता है। जी। बिल्कुल, हुँ। रात को सोते-सोते भी हमको सपने आते हैं कि यार ये परेशानी थी। हुँ, सुबह उठ के फिर उसको सोचते हैं यार ये रात को हुँ, सपने में आया था। हुँ। तो सुबह उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो कई बार वो सक्सेस हो जाता है, तो वो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है उस बिल्कुल, तरीके बिल्कुल, से। बिल्कुल, बढ़िया। तो अंकित आप आए हमारे साथ, आपने बहुत इंटरेस्टिंग अपनी जर्नी साझा की और एक कॉम्प्लिकेटेड
वो बिजनेस मॉडल है, लेकिन उसको हमने, मुझे लगता है कि बहुत आसान तरीके से उस पर बातचीत की। तो थैंक आपको यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, जी, थैंक यू। थैंक यू।